हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्ट्री बॉक्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगाथा क्रिस्टी की वह रहस्यमयी कहानी जिसमें हर सच एक झूठ जैसा दिखता है। द मर्डर ऑफ रोजर एग्रॉयड, किंग्स एबट। एक शांत सा गांव, एक हत्या जो सबके सामने होती है फिर भी कोई देख नहीं पाता। और इसी राज्य से पर्दा उठाने आते हैं हेरक्यूल पोयरो, वह जासूस जो चेहरे पढ़कर सच तक पहुंच जाता है। तो तैयार हो जाइए, आज का मिस्ट्री बॉक्स खुलने वाला है। सुबह की हवा में एक अजीब सा ठहराव था। किंग्स एबॉट नाम का वह छोटा सा अंग्रेजी गांव जो हमेशा अपनी शांत लय में सांस लेता था, उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत लगा। जैसे हवा भी खबर सुनने से पहले खुद को रोक कर बैठी हो। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड ने अपने घर के बगीचे की ओर देखा। गुलाबों की पत्तियों पर ओस की बूंदें अब भी टिकी थीं। दूर कहीं से मुर्गे की बांग सुनाई दी, लेकिन भीतर का सन्नाटा उससे भी गहरा था। तभी रसोई से उनकी बहन कैरोलिन की तेज आवाज आई, वही जो हर नई खबर से पहले आती थी। सुना तुमने जेम्स? उसने कहा, दरवाजे से झांकते हुए। मिसेस फेरर्स रात को मर गईं? डॉक्टर शेपर्ड ने अखबार मोड़ा, जैसे वह पहले से जानना नहीं चाहते हों। मर गईं? उन्होंने दोहराया। कैसे? जहर से? कैरोलिन ने फुसफुसाकर कहा। सब कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है। एक पल के लिए कमरे में ठंडी हवा चली। बाहर सूरज उग आया था, लेकिन उस खबर ने सुबह की रोशनी को धुंधला कर दिया। डॉक्टर शेपर्ड ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टोपी उठाई और क्लिनिक जाने के बहाने बाहर निकल आए। रास्ते में हर मोड़, हर घर से वही चर्चा, मिसेस फेरर्स की मौत। गांव की औरतें खिड़कियों से झांक रही थीं। माली रास्ता रोककर पूछ रहे थे, और बच्चे तक चुप थे, मानो कोई डर उनके दिलों में उतर आया हो। वह सोच रहे थे, मिसेस फेरर्स ने 1 साल पहले अपने पति की रहस्यमय मौत के बाद अपने भीतर की चुप्पी को कभी तोड़ा नहीं था। शांत, सुसंस्कृत, लेकिन भीतर कहीं बहुत बेचैन। पिछली शाम जब वह उनसे मिली थीं, उनकी आंखों में कोई अनकहा भय था। उन्होंने कहा था, मुझे कुछ बताना है डॉक्टर, कल मिलिएगा। और अब कल कभी आया ही नहीं। डॉक्टर शेपर्ड ने अपने आप से कहा, काश मैं थोड़ा पहले समझ पाता। दोपहर तक गांव का हर कोना उस खबर से भरा था, लेकिन शाम होते होते एक और खबर ने सबको हिला दिया। रोजर एक्रॉयड ने, जो मिसेस फेरर्स के सबसे करीबी दोस्त थे, उसी रात डॉक्टर शेपर्ड को डिनर पर बुलाया था। कैरोलिन ने तुरंत अंदाजा लगाया, जरूर उसने कुछ बताया होगा एक्रॉयड को, कुछ ऐसा जो उसकी मौत से जुड़ा हो। शेपर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हर चीज में रहस्य दिखाई देता है कैरोलिन। और तुम्हें कुछ भी नहीं, उसने जवाब दिया। यही फर्क है हमारे बीच। शाम के 6 बजे डॉक्टर शेपर्ड ने अपनी साइकिल निकाली और फर्नली पार्क की ओर बढ़े। रास्ता पेड़ों से घिरा था, हल्की धुंध उठ रही थी, हवाओं में पतझड़ की ठंडक घुल चुकी थी। दूर से फर्नली पार्क की इमारत नजर आई, पुरानी, भव्य, पर किसी भारी रहस्य की तरह मौन। गेट पर नौकर पार्कर ने झुककर अभिवादन किया। मिस्टर एक्रॉयड आपका इंतजार कर रहे हैं सर। डॉक्टर शेपर्ड ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। रोजर एक्रॉयड, लगभग 55 वर्ष के गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति फायरप्लेस के पास बैठे थे।
उनकी आंखों में तनाव था, जैसे मन में कोई ज्वाला दबी हो। आपका धन्यवाद, शेपर्ड, उन्होंने कहा। मुझे आपकी जरूरत थी आज। क्या बात है? शेपर्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। एक्रॉयड कुछ देर तक खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, आपने मिसेज फेरर्स की खबर सुनी? हाँ, शेपर्ड ने जवाब दिया। बहुत दुखद। एक्रॉयड ने सिर झुका लिया। वह मेरी पत्नी बनने वाली थीं और अब सब खत्म। डॉक्टर शेपर्ड ने हल्के स्वर में कहा, आपको मेरा संवेदना। लेकिन एक्रॉयड की आंखों में केवल संवेदना नहीं थी, वहां अपराध बोध और भय भी था। उन्होंने एक लिफाफा उठाया जो मेज पर रखा था। यह पत्र उन्होंने मुझे भेजा था, अपनी मौत से ठीक पहले। लिखा है, वह कुछ स्वीकार करना चाहती थीं, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को नर्क बना रहा था। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। शेपर्ड ने धीरे से पूछा, क्या आप पढ़ चुके हैं इसे? अभी नहीं, एक्रॉयड बोले। मैं चाहता था कि आप यहीं रहें जब मैं इसे पढ़ूं। एक्रॉयड ने पत्र खोला। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, आवाज में कंपन था। मैं आपको सब सच बताना चाहती हूं। मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी। किसी ने उन्हें जहर दिया था और वह व्यक्ति मुझे धमका रहा है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह सब उजागर कर देगा। यहां तक पढ़कर उन्होंने सिर उठा लिया। देखिए शेपर्ड, इसका मतलब है कि कोई है जिसने उसे ब्लैकमेल किया। पर कौन? शेपर्ड ने कहा, पत्र के अंत में क्या लिखा है? एक्रॉयड ने फिर पत्र उठाया, लेकिन तभी बाहर से नौकर पार्कर की आवाज आई। मिस फ्लोरा आई हैं सर। एक्रॉयड ने पत्र मेज पर रख दिया। उसे अंदर भेजो। फ्लोरा एक्रॉयड, रोजर की भतीजी, कमरे में दाखिल हुई। हल्के गुलाबी गाउन में, आंखों में नमी और होठों पर एक बनावटी मुस्कान। अंकल, मुझे मां ने भेजा है। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं, एक्रॉयड ने कहा, लेकिन आवाज में भारीपन था। डिनर में साथ रहना, फ्लोरा। रात का खाना असामान्य रूप से शांत रहा। मिसेज एक्रॉयड ने बातचीत की कोशिश की, पर रोजर का ध्यान कहीं और था। केवल कैरोलिन के अंदाजे सही निकल रहे थे। माहौल में कोई अनदेखी तनाव की लहर थी। डिनर के बाद रोजर ने कहा, शेपर्ड, मेरे साथ स्टडी में चलिए। दोनों कमरे में गए। दरवाजा बंद हुआ। फायरप्लेस में अंगारों की रोशनी झिलमिला रही थी। एक्रॉयड ने पत्र फिर से उठाया। आपने देखा? उन्होंने कहा, वह ब्लैकमेल हो रही थी। मुझे शक है कि वही व्यक्ति अब मुझे भी नहीं छोड़ने वाला। वह जानता है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया है। क्या आपको कोई अंदाजा है कौन हो सकता है? शेपर्ड ने पूछा। एक्रॉयड ने गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन यह पत्र, यह नाम बताता है। बस मुझे हिम्मत जुटानी होगी इसे पूरा पढ़ने की। उन्होंने अंतिम पन्ना खोला। शेपर्ड ने देखा, उनकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने अंदर से बिजली जला दी हो। हे भगवान! एक्रॉयड चिल्लाए। यह तो... उनकी आवाज अचानक थम गई। उन्होंने पत्र को मोड़ा और कुछ कहने ही वाले थे कि कमरे के बाहर टेलीफोन की घंटी बजी। शेपर्ड ने कहा, मैं देख लेता हूं।
वे बाहर निकले। नौकर पार्कर ने कहा, कॉल आपके लिए है सर। फोन पर एक महिला की घबराई आवाज थी। डॉक्टर शेपर्ड, मैं मिस रसेल बोल रही हूं। अस्पताल में इमरजेंसी है, तुरंत आना होगा। अभी आता हूं, शेपर्ड ने जवाब दिया। उन्होंने एक्रॉयड से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, शायद कोई केस है। एक्रॉयड ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब आराम करूंगा, बाद में मिलते हैं। डॉक्टर शेपर्ड चले गए, पर आधे घंटे बाद जब वे लौटे तो फर्नली पार्क अंधेरे में डूबा था। घड़ी ने 9 बजाए थे। उन्होंने पार्कर से पूछा, मिस्टर एक्रॉयड कहाँ हैं? स्टडी में हैं सर, पार्कर ने कहा, पर अंदर से ताला लगा है। मैंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं। शेपर्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुंडी तोड़ो। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य जमे हुए समय जैसा था। फायरप्लेस बुझ चुकी थी। मेज पर खुला हुआ पत्र पड़ा था, कुर्सी उलटी थी और फर्श पर रोजर एक्रॉयड पड़े थे। छाती में खंजर धंसा हुआ, खून का धब्बा फैलता हुआ। कमरा सन्नाटे से भर गया। बाहर हवा चीखने लगी, जैसे किसी ने उस रात की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया हो। शेपर्ड ने झुककर नब्ज टटोली। सब खत्म हो चुका था। पार्कर ने कांपते हुए कहा, किसने किसने ये किया सर? डॉक्टर शेपर्ड ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पत्र गायब था। किसी ने उसे लिया है, उन्होंने कहा। यही सुराग है। दूर कहीं घड़ी ने 10 बजाए। बाहर अंधेरा और घना हो गया था, और उस अंधेरे के भीतर कोई रहस्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। डॉक्टर शेपर्ड ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की आधी खुली थी, पर पर्दे हवा में स्थिर थे, मानो किसी ने भीतर से गुजरते हुए समय को रोक दिया हो। उन्होंने गहरी सांस ली। अब यह मामला मेरे हाथ में नहीं रहेगा, उन्होंने खुद से कहा। कल सुबह पुलिस आएगी, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई को किसी और तरह देख सके। उस रात गांव पर सन्नाटा फिर से उतर आया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा केवल एक मौत का नहीं था। वह एक कहानी की शुरुआत का सन्नाटा था, और अगले दिन उस कहानी में कदम रखेगा एक छोटा अजीब सा आदमी, जिसके मूंछें उसके आत्मविश्वास की तरह सधी थीं। हरक्यूल पोयरोट। सुबह का कोहरा अभी पूरी तरह उठा नहीं था, लेकिन फर्नली पार्क के लॉन पर कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। आने जाने वाले लोगों का एक उलझा हुआ मानचित्र। स्टडी के दरवाजे पर नया ताला लगा था। रात को तोड़ा गया पुराना कुंडा एक तरफ रखा था। ड्राइव में खड़ी मोटर कारों से पता चलता था कि पुलिस आ चुकी है, और साथ ही पत्रकार भी, जो गांव की हर फुसफुसाहट को सुर्खी में बदल देते हैं। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और ठंड से बचने के लिए कॉलर ऊपर कर लिया। उनके भीतर अब भी रात का दृश्य धड़क रहा था। रोजर एक्रॉयड फर्श पर, खंजर की ठंडी चमक, और वह खुली खिड़की जो हवा को भी अपराधी बना दे। हॉल में नौकर पार्कर बेचैन खड़ा था। इंस्पेक्टर रैगलन अभी आए, उसने धीमे से बताया। और सर, मिस फ्लोरा ने कहा है कि आप उनसे मिलने जरूर आएं। डॉक्टर शेपर्ड ने सिर हिलाया। ड्राइंग रूम में मिस फ्लोरा बैठी थीं, चेहरे पर सफेदी, पर आंखों में दृढ़ता। मिसेज एक्रॉयड पास ही कुर्सी पर थीं, रोते रोते थक चुकी। डॉक्टर, फ्लोरा ने उठकर कहा, अंकल के साथ जो हुआ, मुझे यकीन नहीं होता।
आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? डिनर के बाद, शेपर्ड ने कहा। स्टडी में। फिर मुझे एक कॉल आया और मैं कुछ देर के लिए बाहर गया। लौटकर हम लोगों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में एक भारी सांस जैसी आवाज उठी। तभी इंस्पेक्टर रैगलन अंदर आए। ठोस कद, तेज आंखें और चलने में वह अधिकार जो पूछताछ को आधा सच मान लेता है। डॉक्टर शेपर्ड, उन्होंने औपचारिकता से कहा, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने होंगे। और हां, स्टडी की चाबियां मेरे पास नहीं। पार्कर ने घबराकर कहा, सर हमेशा चाबी अपने पास रखते थे। रैगलन ने नोटपैड खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की खुली और एक्रॉयड साहब की हत्या खंजर से हुई। यह खंजर कहां से आया? दीवार पर सजावटी सेट था। पार्कर बोला, एक खंजर गायब था, शायद वही। रैगलन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सजावटी चीजें अक्सर असली काम आ जाती हैं। फिर डॉक्टर शेपर्ड की ओर मुड़े। फोन कॉल किसका था? मिस रसेल, शेपर्ड ने कहा। पर बाद में पता चला वह कोई नहीं था, शायद फर्जी कॉल। रैगलन का पेन रुक गया। अच्छा, और पत्र? शेपर्ड ने क्षण भर झिझक कर कहा, पत्र। जब हमने दरवाजा तोड़ा तो मेज पर खुला पड़ा था, बाद में गायब। उसे किसी ने उठा लिया होगा। किसी ने या? रैगलन ने वाक्य अधूरा छोड़ा, फिर सहज स्वर में बोले, हम सब जांचेंगे। उसी समय दरवाजे पर एक अजनबी साया दिखा। छोटा कद, सधी हुई मूछें, आंखों में एक शांत सतर्कता। उसके साथ गांव के मेजर ब्लंट थे, जो सुबह सुबह शिकार के कपड़ों में भी औपचारिक लगते थे। अजनबी ने विनय से झुककर कहा, मुझे बुलाया नहीं गया मसीहो, पर मैं पास ही रहता हूं। मेरा नाम हरक्यूल पोयरोट है। कभी कभी मैं छोटी पहेलियां सुलझा लेता हूं। रैगलन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, वही मशहूर जासूस। आपने तो रिटायरमेंट ले लिया था, है ना? पोयरोट मुस्कुराए। जी, ले लिया है, पर दिमाग की छुट्टी मुश्किल से मिलती है। फ्लोरा ने तुरंत कहा, इंस्पेक्टर, अगर पोयरोट मदद कर सकें तो। रैगलन ने कंधे उचकाए। देख लेते हैं, लेकिन आधिकारिक जांच मेरे हाथ में है। पोयरोट ने कमरे की हवा को जैसे स्पर्श से परखा। उनकी नजरें मेज, कालीन, फायरप्लेस और खिड़की पर कुछ ऐसे घूमी मानो सब कुछ उनसे परिचित हो। मसीहो पार्कर, उन्होंने नम्रता से कहा, आप कल रात कितने बजे स्टडी के बाहर थे? पार्कर ने जवाब दिया, 9:30 बजे मैंने सर को पेय की ट्रे दी। उसके बाद 9:45 पर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आदेश के मुताबिक अंदर से अनोखी आवाज आई तो मैं लौट आया। 10 बजे मैंने फिर कोशिश की, कोई उत्तर न मिला। फिर डॉक्टर साहब आए और हमने दरवाजा तोड़ा। पोयरोट ने धीमे से बहुत अच्छा कहा, और खिड़की, क्या वह आमतौर पर खुली रहती थी? नहीं सर, पार्कर बोला। कल रात थोड़ी घुटन थी, शायद इसलिए खुली रह गई। पोयरोट ने खिड़की की कुंडी को ध्यान से देखा, फिर अपने कोट की बांह से लकड़ी पर हल्का सा धूल पोंछा। दिलचस्प, धूल का निशान टूटा हुआ है, जैसे किसी ने यहां हाथ रखा हो। डॉक्टर शेपर्ड उन्हें गौर से देख रहे थे। उनके भीतर एक अजीब सा संकोच था।
ये आदमी अपने शांत अंदाज से कमरे के हर कोने से बात करवा रहा था। स्टडी में पहुंचकर सब ठिठक गए। फर्श पर खून के सूखते धब्बे, कुर्सी की उलटी पीठ, दीवार पर से गायब वह एक खंजर। दृश्य उतना ही भयानक था, पर अब जांच की रोशनी में चीजें अलग दिख रही थीं। रैगलन ने कहा, डॉक्टर शेपर्ड, आप मृतदेह का अनुमानित समय ए मौत बताएंगे? 9 से 10 के बीच, शेपर्ड ने कहा। खून का थक्का और शरीर का तापमान यही बताते हैं, पोएरोट ने धीरे से जोड़ा। और यह भी कि हत्यारा जल्दी में नहीं था या फिर बहुत अभ्यास वाला था। उन्होंने कालीन के किनारे पर झुके और नंगे आंख से बारीक धागे जैसा कुछ उठाया, नीला, चमकदार, जैसे किसी महिला के शाम के गाउन का सूक्ष्म रेशा। पोएरोट ने उसे चुटकी में घुमाया। यह कमरा बात करता है मसीहो, बस हम सुनना जानते हों। रैगलन ने भौहें सिकोड़ी। शायद फ्लोरा का। कपड़ा मिलान कर लेंगे, पोएरोट ने सहजता से कहा, पर जल्दबाजी में निष्कर्ष खतरनाक होते हैं। उन्होंने मेज की ओर देखा। वहां कागजों के बीच एक खाली लिफाफा पड़ा था। दर्ज था, प्राइवेट। पोएरोट ने उसे पलटा। चाकू की तरह पत्र भी हथियार होता है। यह खोया हुआ पत्र किसी को बचा भी सकता था, किसी को डुबो भी सकता था। फायरप्लेस के पास राख में एक छोटा सा जला हुआ कागज का कोना दिख रहा था। पोएरोट घुटनों पर आ गए। आह, कोई जल्दबाजी में जला गया। पर किनारे पर अक्षर बचा है, देखिए, RP। उन्होंने नन्ही मुस्कान से कहा, नामों के अक्षर रहस्य पसंद करते हैं। डॉक्टर शेपर्ड ने महसूस किया कि उनके कंधे तन गए हैं। क्या इसका मतलब अभी कुछ नहीं। पोएरोट ने हाथ उठाकर रोका। हमारे पास समय है, धैर्य है और सच्चाई का स्वभाव है कि वह छिपे रहने से थक जाती है। बाहर हॉल में फिर से फुसफुसाहट हुई। फ्लोरा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर, मुझे एक बात कहनी है, उसने सांस संभालकर कहा। मैंने कल रात अंकल के कमरे की तिजोरी से पैसे लिए थे। मैं डर गई थी, पर अब छिपाना ठीक नहीं। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। मिसेज एक्रॉयड की आंखें फैल गईं। रैगलन का पेन फिर से चल पड़ा। कितने? 40 पाउंड, फ्लोरा फुसफुसाई। राल्फ पैटन की कुछ देनदारियां। मैं बस मदद करना चाहती थी। राल्फ पैटन, यह नाम जैसे अचानक सबकी धड़कन में उतर गया। रोजर एक्रॉयड का दत्तक पुत्र, आकर्षक, बेचैन सा, और गांव की निगाहों में हमेशा थोड़ा शंकित। रैगलन ने कड़ा स्वर अपनाया। वह कहाँ है? मालूम नहीं, फ्लोरा ने आंसू पोंछे। वह 2 दिन से गायब है। पोएरोट की आंखों में हल्की उदासी आई। लोग भागते नहीं हैं, मादेमोजेल, वे छिपते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें भागने का कारण दिया होता है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि सभी निवासी और नौकर चाकर से औपचारिक बयान लिए जाएं। हॉल में कुर्सियां लग गईं। पार्कर, मिस रसेल, हाउसकीपर, रेमंड, इस सेक्रेटरी, अर्सुला, एक नई नौकरानी, और मेजर ब्लंट, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। रेमंड, पतला तेज दिमाग वाला, ने कहा, सर ने रात को कुछ पढ़ा था और बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने मुझे जल्दी जाने के लिए कहा। क्या पढ़ा था? रैगलन ने पूछा। रेमंड ने कंधे उचकाए। नहीं जानता सर,
पर वह पत्र, शायद वही। मिस रसेल, जिनके चेहरे पर नियम और मर्यादा का कड़ा मुखौटा था, बोलीं, घर में हर कोई पूछता रहा कि मिस्टर राल्फ कहाँ हैं। मुझे यह पसंद नहीं कि युवा पुरुष जिम्मेदारी से भागें। अर्सुला चुप थी, उसकी आंखें नीचे, हाथ आपस में जकड़े हुए। पोयरोट ने बहुत धीरे पूछा, मादे मोसल, आपने कुछ देखा? नहीं सर, उसने लगभग फुसफुसाकर कहा। पार्कर का बयान सबसे व्यवस्थित था। वह घड़ी और मिनटों की भाषा में बोलता रहा, पर हर सही जवाब में भी कुछ ऐसा था जो पोयरोट को बहुत सही लगा, जैसे कोई रट कर आया हो। बयानों के बाद पोयरोट और डॉक्टर शेपर्ड बाहर लॉन पर आ गए। सूरज अब ऊपर था, पर हवा में अब भी नमी थी। दूर गांव की सड़क पर बच्चे साइकिल चला रहे थे और आकाश में बादल सुस्त भेड़ों की तरह बह रहे थे। डॉक्टर, पोयरोट ने धीरे से कहा, इस मामले में 3 चीजें मुझे परेशान करती हैं। वह फर्जी फोन कॉल, वह गायब पत्र और वह खिड़की जो खुली पर स्थिर पर्दों के साथ मिली। यदि हवा घुसी थी तो पर्दे क्यों नहीं हिले? और यदि हवा नहीं घुसी तो खिड़की किस लिए? आप कहना क्या चाहते हैं? शेपर्ड ने पूछा। कि दरवाजे पर अनो कहने वाली आवाज शायद किसी और की थी, या रिकॉर्डेड। पर अंग्रेजी घरों में मशीनें कम पाई जाती हैं। उन्होंने हल्की शरारत से कहा, इसलिए संभव है कि किसी ने कमरे के बाहर से अंदर होने का भ्रम पैदा किया। वे स्टडी के बाहर पहुंचे। पोयरोट ने दरवाजे के ठीक नीचे कालीन की किनारी देखी, उंगली से उसे हल्का उठाया और मुस्कुराए। जब दरवाजा अब अंदर से लॉक हो, कभी कभी लॉक का हुनर दरवाजे के नीचे से गुजरता है। एक पतली चीज, जैसे जूते की फीता। पर यह तो सिर्फ विचार है। हॉल के कोने में मेजर ब्लंट खड़े थे, हाथ में पाइप, आंखों में ठंडापन। पोयरोट ने उनके पास जाकर कहा, आप शिकारी हैं, पद चिन्ह पढ़ना जानते होंगे। लॉन पर रात के ताजा निशान? कई हैं, ब्लंट ने सपाट स्वर में कहा, पर किसी के फुटप्रिंट इतने साधारण हैं कि वे ही खास लगते हैं। बहुत खूब, पोयरोट ने सिर झुकाया। जब सबकी चाल एक जैसी दिखे, असल अपराधी चाल बदल देता है। दोपहर तक इंस्पेक्टर रैगलन ने एक छोटा निष्कर्ष निकाल लिया। राल्फ पैटन संदिग्ध है। कारण, उसकी गुमशुदगी, फ्लोरा की चोरी से जुड़ी देनदारियां और सबसे बढ़कर लॉन के रास्ते स्टडी की खिड़की तक जाने वाले एक जोड़ी पद चिन्ह जो उसके जूते के नंबर से मेल खाते थे। फ्लोरा ने विरोध किया, वह ऐसा नहीं कर सकता। रैगलन ने कठोरता से कहा, भावना से अपराध नहीं मिटता, मिस। पोयरोट चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर, यदि मैं राल्फ को खोज लाऊं जिंदा, तो क्या आप मानेंगे कि वह हत्यारा नहीं भी हो सकता? उसे ढूंढिए, रैगलन ने चुनौती दी। पर उसने बस इतना। दोपहर के बाद की धूप मुलायम थी, लेकिन फर्नली पार्क का माहौल उतना ही कड़ा रहा, जैसे हर सांस पूछताछ में बदल गई हो। ड्राइव में खड़े पेड़ों के साए लहराते और हर साए के नीचे कोई न कोई शक छुपा बैठा दिखता। हरक्यूल पोयरोट ने अपनी टोपी हल्की तिरछी की, जूतों की नोक से लॉन की घास छुई और ऐसे बारीक अंदाज में चारों ओर देखा जैसे हवा के भीतर भी सुराग टंगे हों। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड उनके साथ थे। कंधों पर
जिम्मेदारी की अदृश्य चादर, और दिमाग में वह सारी रात घूमती तस्वीर जिसके केंद्र में रोजर एक्रॉयड की स्थिर आंखें थीं। पोयरोट ने धीमे स्वर में कहा, मसीहो डॉक्टर, रहस्य हमेशा किसी बहुत साधारण बात में छिपता है। एक ऐसा टुकड़ा जो इतना बेआवाज हो कि सबका ध्यान उस पर न जाए, जैसे सुबह की मेज पर रखा नमकदानी, जो गैप और झाई अब न हो पर फिर भी कुछ कह जाए। शेपर्ड हल्का मुस्कुराए, यहां तो नमकदानी से बड़ी चीजें गायब हैं। खंजर का जवाब, पत्र का अंत, और एक आदमी, राल्फ पैटन। हां, पोयरोट ने आंखें सिकोड़कर कहा, पर जब कोई बहुत बड़ा टुकड़ा गायब हो तो लोग उसी के पीछे भागते हैं। असल सुराग अक्सर वहीं पड़ा रहता है जहां किसी ने उसे छिपाने की कोशिश भी न की हो। हॉल में भीड़ कम थी। मिसेज एक्रॉयड ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर लगभग ढह सी गई थीं। फ्लोरा खड़ी खड़ी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके हाथ एक दूसरे में फंसे हुए, मेजर ब्लंट पाइप सुलगाते हुए मौन थे। रेमंड, सेक्रेटरी, कागजों की सफाई में लगा रहा, पर उसकी उंगलियों में बेचैनी थी। मिस रसेल दूर दरवाजे के पास स्थिर खड़ी थीं, नजरें ऐसी जैसे कमरे की नब्ज पकड़ रही हों। और पार्लर मेड अर्सुला, जिसकी आंखें अक्सर झुक जातीं और चेहरे पर कोई निजी संघर्ष तिरने लगता। इंस्पेक्टर रैगलन ने पास आते हुए कहा, मिस्टर पोयरोट, हमें खबर मिली है कि राल्फ पैटन को किसी ने कल शाम गांव के पब के करीब देखा, लेकिन पुष्टि नहीं। मैं यह मानने लगा हूं कि वही हत्यारा है। पोयरोट ने सिर झुकाया। मान लेना और जान लेना दो अलग बातें हैं, इंस्पेक्टर। कभी कभी आदमी भागता है क्योंकि उस पर इल्जाम है, कभी कभी इसलिए कि उसके पास छुपाने को कोई और बात है जो हत्या नहीं। रैगलन ने नोटपैड बंद किया। खैर, मेरी प्राथमिकता साफ है, राल्फ को ढूंढना। पोयरोट ने हॉल में सबको विनम्रता से संबोधित किया। आपकी अनुमति से मैं कुछ प्रश्न करूंगा। याद रखिए, मैं किसी को दोषी घोषित करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सच्चाई के मूड को समझना चाहता हूं। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ी। एक एक करके उनकी धीमी पर साफ आवाज कमरे में फैल गई। मिस फ्लोरा, उन्होंने पहला तीर छोड़ा। आपने कल रात अंकल की तिजोरी से पैसे लिए, यह आपने बताया। क्या आप स्टडी में गईं? फ्लोरा का चेहरा तन गया। मैं अंदर नहीं गई थी, दरवाजा बंद था। मैंने बस। वह अटक कर चुप हुई, फिर दृढ़ होकर बोली, ठीक है, मैं सच कहती हूं, मैं अंदर गई थी। लेकिन अंकल अंकल तब तक जीवित थे। मैंने उनसे उनसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। कमरे में एक पतली सरसराहट उठी। मिसेज एक्रॉयड ने विस्मय से उसे देखा। रैगलन ने तुरंत जोड़ा, यह बयान बदलना आपको मुसीबत में डाल सकता है, मिस। फ्लोरा ने होंठ भींचे। मैंने डर के कारण झूठ बोला था। मुझे लगा सब राल्फ पर शक करेंगे। मैं नहीं चाहती थी। पोयरोट ने नरमी से कहा, भय सच्चाई को धुंधला कर देता है मादेमोसेल, पर धुंध सिर्फ रोशनी से हटती है। उन्होंने रेमंड की ओर देखा। मसीहो सेक्रेटरी, क्या सर ने आपको कभी बताया कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? रेमंड चौंका। नहीं, नहीं बताया, पर पत्रों की भाषा देखें तो
कभी कभी वे चिड़चिड़े और बेचैन होते थे। और मिस रसेल, पोयरोट ने अगला सवाल उछाला, आप कल रात कहाँ थीं? मेरे कमरे में, मिस रसेल ने शांति से कहा। मैं घर की व्यवस्था देखने के बाद जल्दी सो जाती हूं। हत्या के शोर से पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आप जहरों के बारे में कितना जानती हैं? पोयरोट ने आंखों में चमक के साथ पूछा। कमरे में कई लोग हड़बड़ा गए। मिस रसेल की पलकों में क्षण भर का झटका आया, पर आवाज संयत रही। घर में दवाइयां दी जाती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स संभालती हूं। इतना ज्ञान हर हाउसकीपर को होता है। आप पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि ज्ञान और उपयोग में एक खाई होती है, पोयरोट ने सहजता से कहा। मैं सिर्फ दूरी का अंदाजा ले रहा हूं। अर्सुला पर उनकी नजरें टिक गईं। मादेमोसेल, आपका चेहरा बताता है कि कल की रात आपके लिए भी आसान नहीं थी। क्या आपने कुछ देखा? अर्सुला ने मुश्किल से होंठ खोले। मैं डाइनिंग रूम की तरफ थी, प्लेटें उठाकर लाई। हॉल में सर और मिस फ्लोरा की आवाज सुनी थी। स्टडी की ओर मैंने देखा नहीं, पर सुना? पोयरोट ने कोमलता से पूछा। कुछ साफ नहीं, उसने सिर झुका लिया। बस आवाजें। इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से कहा। किसी ने स्टडी के बाहर से 9 की आवाज सुनी थी, 9:45 के आसपास, पार्कर ने बताया। पोयरोट ने हल्का इशारा किया। आवाजें भी खेले जा सकते हैं इंस्पेक्टर। कभी कभी कमरे की चुप्पी भी आवाज बनती है। वे स्टडी में जा पहुंचे। नया ताला लगा था, खिड़की बंद, पर्दे स्थिर। कालीन की किनारी पर पोयरोट उकड़ू बैठे, उंगली से तंतु की लकीरें पड़ते। फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजे के निचले गैप के पास झांका। नीचे लकड़ी की चमक पर एक महीन सा खरोंच का निशान। किसी ने यहां कुछ सरकाया है, उन्होंने धीरे कहा। बहुत पतला, बहुत फुर्तीला। शायद एक तार, शायद जूते की फीता, शायद कुछ और। अंदर से बंद दरवाजे के रहस्य कभी दरवाजे के बाहर छुपे होते हैं। मसीहो डॉक्टर, शेपर्ड ने सहज सी जिज्ञासा में कहा। मतलब किसी ने बाहर से लॉक को चलाया? मतलब यह कि अंदर बंद एक भ्रम हो सकता है, पोयरोट ने मुस्कुराकर कहा। और भ्रम अक्सर सच्चाई को चमकदार बनाकर ढंक देते हैं। मेज के पास फायरप्लेस की राख में जला हुआ कागज का कोना अब भी छेड़ता रहा। पोयरोट ने उसे पेन से उठाया। कल आर और पी दिखे थे। यदि यह किसी नाम का हिस्सा है, राल्फ पैटन या कुछ और। मैं अक्षरों से जल्दी दोस्ती नहीं करता। वे अक्सर अपनी पहचान देर से बताते हैं। रैगलन ने थकान से कहा। मुझे ठोस चीजें चाहिए, गवाह, बयानों में स्थिरता, और कोई जो राल्फ को यहां लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे। राल्फ आएंगे, पोयरोट ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तब जब वे मानेंगे कि उन्हें सुना जाएगा। कमरे से बाहर निकलते ही मेजर ब्लंट सामने आ खड़े हुए। मैंने रात में लॉन पर एक और जोड़ी पदचिन्ह देखे थे, उन्होंने रुखाई से कहा। हल्के जूते कद में छोटे किसी व्यक्ति के, खिड़की की ओर आते और फिर पेड़ों की तरफ लौटते। पुलिस ने शायद ध्यान नहीं दिया। रैगलन की भौहें चढ़ीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? किसी ने पूछा नहीं, ब्लंट ने ठंडेपन से कहा। अब बता रहा हूं। पोयरोट ने विनय से सिर झुकाया। धन्यवाद मेजर, वह जोड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। उनका अगला पड़ाव
गांव की छोटी सी पगडंडी थी जहां से पब की ओर रास्ता जाता। दोपहर ढल रही थी। पक्षियों का स्वर धीमा और हवा में सूखी मिट्टी की खुशबू। पोयरोट ने चलते चलते कहा, डॉक्टर, झूठ अक्सर दो ढंग से आता है। या तो बहुत सजा धजा जैसे मंच पर अभिनेता, या इतना फीका कि वह सच जैसा लगे। फर्नली में दोनों तरह के झूठ हैं। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? शेपर्ड ने पूछा। अभी किसी की नहीं, पोयरोट ने आंखों में खुरदुरी चमक के साथ कहा, बस तरीकों की। देखिए, फ्लोरा ने पहली बार झूठ बोलकर सच को ढंका, अब सच बोलकर झूठ को उजागर किया। रेमंड कुछ छिपाता है, शायद कर्ज, शायद कोई पत्र। मिस रसेल का संयम मुझे बताता है कि वह भीतर से बहुत तेज हैं। कभी कभी तेज लोग कुछ ज्यादा ही छिपाते हैं। और अर्सुला, वह चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी में कहानी है। वे पब तक गए, उस छोटे हॉल तक जहां शाम को कंपकंपाती मोमबत्तियों की रोशनी में बातें गर्म होती हैं। मालिक ने कंधे उचकाकर कहा, कल एक अजनबी आया था। कठोर चेहरा, ठूंठ दाढ़ी, जेब में घड़ी की चेन। नाम नहीं बताया। देर तक बैठा रहा। किसी रईस घर की खबरें पूछता था। राल्फ? हां, नाम लिया उसने, पर यह भी कहा कि मैं बेकार लोगों के नाम याद रखता हूं। मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया। लहजा देशी या विदेशी? पोयरोट ने पूछा। विदेशी नहीं, मालिक ने कहा, पर शहर का सा अक्खड़पन था। क्या वह रात का कोई वक्त पूछ रहा था? शेपर्ड ने जोड़ा। हां, 9:30 के बाद की बातें, मालिक बोला। मैंने कह दिया, गांव में उस वक्त लोग घरों में बैठते हैं। पोयरोट ने मालिक का आभार माना, फिर धीरे धीरे लौट चले। सड़क पर संध्या उतर आई और दूर फर्नली के पेड़ों की कतार धुंध में कहानी सी लगने लगी। पोयरोट ने अचानक रुककर कहा, डॉक्टर, कल रात का फर्जी फोन, यदि वह कॉल यहां की किसी निकट जगह से किया गया तो लौटने में कितना समय लग सकता है? कम, शेपर्ड ने जवाब दिया, 10-15 मिनट। मतलब जिसे कमरे की स्थिति का ज्ञान था वह फोन भी कर सकता था और लौटकर किसी परछाई में खो भी सकता था। पोयरोट की आवाज में ठंडी गिनती थी। और वह व्यक्ति वह भी हो सकता है जो बहुत सही जवाब दे। शाम होते होते वे शेपर्ड के घर पहुंचे। कैरोलिन ने दरवाजा खोला, आंखों में वही जिज्ञासा जो खबरों को हवाओं से भी पहले पकड़ ले। तो क्या राल्फ मिला या कोई नया सुराग? दोनों नहीं और दोनों हां, पोयरोट मुस्कुराए। मुझे एक सूक्ष्म रेशा मिला, नीला, और एक सूक्ष्म आदत, झूठ की। कैरोलिन ने कुर्सियां खिसका दी। चाय आई। कमरे में रोजमर्रा की गर्माहट लौट आई, लेकिन पोयरोट की आंखें अब भी स्टडी की ठंडक में भटकती रहीं। डॉक्टर, उन्होंने कप रखते हुए कहा, क्या आपके पास कल रात का कोई केस वाकई था? शेपर्ड ने पलक झपकाई, फिर स्थिर होकर बोले, किसी ने फोन किया था, मिस रसेल के नाम से। मैं गया, पर वहां कोई नहीं था। शायद किसी ने मुझे दूर रखने के लिए किया। ठीक, पोयरोट ने सिर हिलाया। किसी ने आपको कमरे से दूर रखा। ठीक उसी समय जब रोजर एक्रॉयड के पास वह पत्र था जिसमें नाम था। सन्नाटा क्षण भर ठहरा। आग की हल्की चटक ने कमरे को फिर सांस दी।
और एक बात, पोयरोट ने ठहर ठहर कर कहा, क्या आपने कभी सोचा कि नो कहने वाली आवाज किसकी हो सकती है? अगर वह रोजर की ना हो, किसी की भी हो सकती है। शेपर्ड ने कंधे उचकाए। पार्कर कहता है कि वह रोजर की थी। पार्कर बहुत व्यवस्थित है। पोयरोट के स्वर में धुंधली खनक आई। इतना व्यवस्थित कि उसकी कहानी में जगह जगह पिन लगे हुए हैं, हर मिनट तय, हर कदम बांधा हुआ। कोई आदमी इतना कसा हुआ बोलता है तो या तो सैनिक होता है या बहुत अभ्यास किया हुआ। रात गहराने लगी। बाहर सड़क पर से एक गाड़ी गुजरी और उसके पहियों की ध्वनि दूर तक जाती रही। पोयरोट उठे। एक अंतिम प्रश्न, डॉक्टर, क्या आप मानते हैं कि राल्फ निर्दोष है? शेपर्ड ने थोड़ी देर सोचा। मैं नहीं जानता, पर वह, मुझे नहीं लगता कि वह खंजर लेकर अपने पिता समान व्यक्ति के पास जाएगा। बिल्कुल, पोयरोट ने नरमी से कहा। और फिर भी मनुष्य वही करता है जो हम उसकी प्रकृति से उम्मीद नहीं करते। इसलिए मैं प्रकृति से कम, परिस्थिति से ज्यादा पूछता हूं। अगली सुबह फर्नली पार्क में एक नई सूचना ने सबको चौंका दिया। किसी ने पिछली रात खिड़की के नीचे की मिट्टी में उंगलियों से एक छोटा सा गोल निशान बनाया था, जैसे कोई संकेत। साथ ही पेड़ों की ओट में एक रुमाल मिला, रिमझिम सुगंध वाला। किनारे पर शुरुआती अक्षर कढ़ाई में FA, फ्लोरा एक्रॉयड। वह हाँफती हुई आई। यह मेरा नहीं है, मैंने ऐसा रुमाल कभी नहीं रखा। रैगलन के चेहरे पर मैंने तो कहा था वाली सख्ती तैर गई। सबूत खुद बोलते हैं मिस। पोयरोट ने रुमाल उंगलियों से फैलाया, आंखें बारीक कीं। सुगंध बहुत तीखी नहीं, हल्की और स्थिर, और कढ़ाई का धागा नया है। जो चीजें खुद बोलती लगती हैं, कभी कभी उन्हें बोलना सिखाया जाता है, इंस्पेक्टर। उन्होंने खिड़की के नीचे मिट्टी की ओर इशारा किया। वह गोल निशान अब भी नम था। देखिए, यह उंगली का नहीं, किसी गोल टांकेदार चीज का दाब है, जैसे किसी महिला के पर्स के बटन का या किसी छोटे बॉक्स के ढक्कन का। कोई यहां झुका, कुछ निकाला या छुपाया और उठ गया। क्या? रैगलन ने झल्लाकर पूछा। शायद किसी पत्र का टुकड़ा या कोई छोटा यंत्र, पोयरोट ने बुदबुदाया, जो आवाज बना सके, नो जैसी। शेपर्ड के कदम धीमे पड़ गए। आप कहना चाहते हैं किसी ने कमरे के भीतर या आसपास किसी युक्ति से आवाज चलाई? मैं कहता कुछ नहीं, पोयरोट ने नरमी से कहा। मैं बस सुन रहा हूं। उन्होंने रेमंड को बुलाया। मसियो, आपकी टाइपराइटर किस कमरे में है? मेरे स्टडी में, रेमंड बोला। क्यों? क्योंकि कभी कभी पत्र टाइप होते हैं और टाइपफेस का भी व्यक्तित्व होता है, पोयरोट ने मुस्कुराकर कहा। मैं देखना चाहूंगा। रेमंड के कमरे में एक पुरानी टाइपराइटर थी। पोयरोट ने कुछ अक्षर टाइप करवाए, फिर जेब से उस जले हुए टुकड़े को निकाला, कांच के नीचे रखा और आंखें सिकोड़कर मेल करने लगे। हूं, मिलान अधूरा है, पर रफ्तार वही है। आप जल्दबाजी में टाइप करते हैं, मसियो, और जल्दबाजी अक्सर अक्षरों की टांगें तोड़ देती है। रेमंड के चेहरे पर झेंप सी आई। मैं मानता हूं कि मैं तेज टाइप करता हूं, पर मैं हत्यारा नहीं हूं, मिस्टर पोयरोट।
मैं सर की सेवा में था। सेवा में रहना और सच में रहना दो अलग बातें। पोयरोट ने उदासी से कहा। शाम जब फिर लंबी होने लगी, पोयरोट ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। एक छोटा सा अनौपचारिक सा सम्मेलन। फायरप्लेस में आग थी, पर लपटें नीची। पोयरोट खड़े रहे, हाथ पीछे बांधे, और उनकी मूंछों की रेखा एक टिकी हुई घड़ी की सुई जैसी स्थिर। आप सब सत्य से प्रेम करते हैं, उन्होंने शांत आवाज में कहा, पर सत्य के रास्ते से डरते हैं। फ्लोरा, आपने सत्य का आधा भाग दे दिया। रेमंड, आपने अपने हिस्से की जल्दी छुपाई। मिस रसेल, आप अपने ज्ञान को मर्यादा के आवरण में रखे हुए हैं। मेजर ब्लंट, आपने रात के पद चिन्ह देर से बताए, क्योंकि शायद आपको मामले में घसीटा जाना पसंद नहीं। और अर्सुला, उनकी नजरें अर्सुला पर टिक गईं। आप चुप रहती हैं क्योंकि आपका सच दो लोगों को चोट पहुंचा सकता है। अर्सुला का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। मैं घोषणा नहीं कर रहा, पोयरोट ने नरमी से जोड़ा। मैं बस धागे दिखा रहा हूं। अभी तक हमने झूठ के धागे पकड़े, अब हमें उन्हें उलझाकर नहीं, सुलझाकर देखना होगा। सच कई टुकड़ों का जड़ाव है, हर टुकड़ा अपनी जगह सही हो, तभी पूरी तस्वीर बनती है। उसी क्षण हॉल में कदमों की आवाज आई। पार्कर दरवाजे पर आकर बोला, सर, दरवाजे पर कोई सज्जन आए हैं, कहते हैं मिस रसेल से बात करनी है। मिस रसेल का चेहरा पहली बार सचमुच बदला। कठोरता के पीछे घबराहट की हल्की सी झिलमिलाहट। कौन? पार्कर झिझका। उन्होंने नाम नहीं बताया, पर वे कुछ कड़े से दिखते हैं। पोयरोट ने शांत स्वर में कहा, उन्हें अंदर आने दीजिए। दरवाजे से एक आदमी दाखिल हुआ, खुरदरी दाढ़ी, थके हुए पर चौकन्ने नैन, और चाल में वह बेचैनी जो सड़क पर बहुत भटकने से आ जाती है। उसने कमरे पर एक झटके में नजर दौड़ाई, फिर मिस रसेल पर टिक गई। उसके होंठों पर एक क्षण को तिरस्कार और अपनापन एक साथ चमके। अजीब, दर्दनाक। तुम, उसने भारी स्वर में कहा, मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? कमरा कुर्सियों, पर्दों और आग की हल्की चटक के बीच जैसे जम गया। मिस रसेल ने मुश्किल से आवाज निकाली, तुम्हें आना ही था। पोयरोट की आंखों में एक शांत, जानने वाला प्रकाश जगमगा उठा, जैसे कोई पहेली अब अपनी पहली लाइन खुद बोलने लगी हो। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। फर्नली पार्क के गलियारों में हर कदम एक याद की तरह गूंजता है। हवा में गीली मिट्टी और पुराने परफ्यूम की मिलीजुली गंध थी, जैसे घर के हर कमरे में किसी अधूरी बात का साया तैर रहा हो। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड के जहन में एक ही सवाल बार बार घूमता, क्या सच में राल्फ पैटन हत्यारा हो सकता है? उसकी गुमशुदगी अब महज अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी। हर शक, हर फुसफुसाहट, हर आधा सच उसी की ओर मुड़ता था, जैसे दिशा भ्रमित सुई उत्तर को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। हरक्यूल पोयरोट अब गांव का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी चाल अब भी वही मापी हुई थी। हर सुबह वह अपने छोटे से कुटीर से निकलता, रास्ते में मिलने वाले लोगों को सिर झुकाकर नमस्कार करता, और फिर फर्नली पार्क की ओर बढ़ जाता। उसके हर कदम में एक ताल थी, जैसे उसके दिमाग में कोई अदृश्य गणित चल रहा हो।
वह अब सीधे सवाल नहीं करता था, अब वह भावनाओं को पढ़ता था, शब्दों के बीच की खामोशी को सुनता था। मिस फ्लोरा की आंखों में अब आंसुओं की जगह अपराध बोध था। वह जानती थी कि उसने पहले झूठ बोला था और अब सच भी उतना ही भारी लगने लगा था। मिस रसेल, जो हमेशा सख्त और नियंत्रित दिखाई देती थीं, अब कभी-कभी खिड़की के बाहर देखने लगी थीं, जैसे किसी दूर छूटे व्यक्ति की चिंता हो। और अर्सुला, उसकी चुप्पी अब मासूम नहीं लगती थी। उसमें कुछ छिपा था, कोई भाव जो कहे जाने से डरता हो। पोयरोट की बातचीत अब जांच नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा लगने लगी थी। वह हर व्यक्ति के उत्तर से ज्यादा उसके ठहराव पर ध्यान देता। लोग सच बोलते हुए भी झूठ छिपा लेते हैं, वह कहता, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सच की रक्षा के लिए कहे जाते हैं। डॉक्टर शेपर्ड अपने घर लौटते हुए थकने लगे थे। बहन कैरोलिन ने फिर वही सवाल पूछा, राल्फ भागा नहीं है? कहीं छिपा है? मैं कहती हूं उसी ने फोन किया होगा। शेपर्ड ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस मुस्कान के नीचे बेचैनी थी। उन्होंने जवाब दिया, कैरोलिन, तुम हर चीज में कहानी ढूंढ लेती हो, लेकिन रात में जब वह अपनी डायरी में नोट्स लिखते तो उनकी कलम हिचकिचाती थी। कुछ बातें वे लिख नहीं पा रहे थे, कुछ वाक्य अधूरे रह जाते थे। पोयरोट को यह बेचैनी महसूस होती थी। वह एक शाम डॉक्टर के घर आया और कहा, डॉक्टर, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति किसी रहस्य के बहुत करीब पहुंचता है तो उसका स्वर बदल जाता है, जैसे शब्दों में भार आ जाता है? शेपर्ड ने पल भर उसे देखा और कहा, आपकी बातें किसी पादरी के प्रवचन जैसी लगती हैं। पोयरोट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और हत्या भी कभी कभी स्वीकारोक्ति जैसी ही होती है, धीरे धीरे कही गई सच्चाई। उधर फर्नली पार्क में घटनाएं नई दिशा लेने लगी थीं। मिस रसेल का अतीत अब रहस्य नहीं रहा। वह आदमी जो कुछ दिन पहले दरवाजे पर आया था, दरअसल उसका बेटा था, एक भटका हुआ नौजवान जो गलत रास्ते पर चला गया था। उसने अपनी मां से कुछ पैसे मांगे थे ताकि वह देश छोड़ सके। यह बात सामने आने पर घर में हलचल मच गई, लेकिन पोयरोट ने शांत स्वर में कहा, हर रहस्य हत्या से नहीं जुड़ा होता। कभी कभी लोग झूठ सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बोलते हैं। अर्सुला का सच भी अब छिपा नहीं रहा। उसके और राल्फ पैटन के बीच एक गुप्त विवाह हुआ था, ऐसा विवाह जिसे वे दोनों सार्वजनिक नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि राल्फ सबकी निगाहों से गायब था। उसने अर्सुला को बचाने के लिए खुद को अंधेरे में छिपा लिया था। इस खुलासे ने कहानी की दिशा बदल दी। फ्लोरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अपमान और दुख एक साथ तैरने लगे। मिसेज एक्रॉयड ने सिर झुका लिया, जैसे यह रहस्य उनके घर की दीवारों से टकराकर वापस लौट आया हो। पोयरोट ने सबको एक एक कर देखा। उसकी निगाहें अब किसी वस्तु पर नहीं, लोगों के मन पर टिकी थीं। प्यार और भय। उसने धीमे से कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ उद्देश्य का होता है। दोनों आदमी को छिपने पर मजबूर करते हैं। उस शाम वह स्टडी में लौटा, वही कमरा जहां रोजर एक्रॉयड का जीवन थम गया था। उसने खिड़की खोली। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने फिर से हर चीज को देखा, खिड़की की ऊंचाई, मेज की स्थिति, कुर्सी का झुकाव। उसने घड़ी की सुई पर नजर डाली जो हत्या के वक्त रुक गई थी। फिर फायरप्लेस की राख में झुककर
उसने अपनी उंगली से रेखाएं खींची, जैसे किसी अदृश्य नक्शे को दोहरा रहा हो। डॉक्टर शेपर्ड दरवाजे पर खड़े थे। आप क्या ढूंढ रहे हैं, मिस्टर पोयरोट? पोयरोट ने बिना ऊपर देखे कहा, समय की चाल। एक आदमी कब झूठ बोलता है, इसका पता उसकी घड़ी से लगाया जा सकता है। कोई बात छिपाने के लिए समय बदल देता है, पर खुद समय बदलता नहीं। आपका मतलब? पोयरोट ने धीरे से कहा, मतलब यह कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, पर सच बाहर खड़ा था। पोयरोट का यह रहस्यमय वाक्य हवा में लटका रहा। शेपर्ड ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कुछ खिंच गया, एक भय जो नाम नहीं लेता पर मौजूद रहता है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि राल्फ पैटन मिल गया है। वह पास के एक छोटे से सराय में छिपा था। पोयरोट ने ही उसे ढूंढ निकाला। राल्फ थका हुआ, चेहरा झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में सच्चाई का डर साफ था। उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। अंकल की मौत के वक्त मैं वहां नहीं था। पोयरोट ने उसे देखा। निर्दोष लोग अक्सर यही कहते हैं मसीहो, लेकिन सच ये है कि निर्दोष होना और निर्दोष दिखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। राल्फ ने सिर झुका लिया। मैं अर्सुला को बचाना चाहता था, मैंने कुछ नहीं किया। पोयरोट ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन सच्चाई मुझ पर विश्वास नहीं करेगी जब तक वह तुम्हारे मुंह से पूरी नहीं निकलती। रात को जब पोयरोट अकेला बैठा तो उसकी नोटबुक खुली थी। उसने लिखा, पत्र, खिड़की और आवाज तीनों जुड़ी हैं। पत्र ने किसी को डराया, आवाज ने किसी को भ्रमित किया और खिड़की ने किसी को बाहर का रास्ता दिया। लेकिन चौथा तत्व अभी अधूरा है, वह जो इन तीनों को जोड़ता है। उसने पेन रखा और गहरी सांस ली। सच हमेशा अपने समय पर लौटता है, वह बुदबुदाया। डॉक्टर शेपर्ड उसी रात देर से घर लौटे। कैरोलिन सो चुकी थी। उन्होंने लाइट धीमी की और अपनी डायरी खोली। कुछ पन्नों पर स्याही के धब्बे थे। उन्होंने लिखा, पोयरोट सब समझने लगा है, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं। सब कुछ बस अनुमान है। अगर मैंने जरा भी चूक की तो। कलम यहां रुक गई। उन्होंने गिलास उठाया, पर हाथ कांप रहा था। बाहर हवा का झोंका आया और खिड़की हिल गई। अगली सुबह जब सूरज उगा, फर्नली पार्क में फिर भी सन्नाटा था। लोग अब पोयरोट की ओर नई निगाह से देखने लगे थे। कुछ उम्मीद, कुछ डर। मिस फ्लोरा ने धीरे से कहा, क्या अब सच्चाई मिलेगी मिस्टर पोयरोट? पोयरोट ने उसकी ओर देखा। सच्चाई हमेशा मिलती है मिस फ्लोरा, बस कभी कभी वो उस जगह नहीं मिलती जहां हम खोजते हैं। उसने अपनी मूछें ठीक की और कहा, अब आखिरी बार सबको एक साथ बुलाना होगा। हर व्यक्ति को उसके सच के साथ सामना करना होगा, क्योंकि अब कहानी अपने अंत के करीब नहीं, अपने अर्थ के करीब पहुंच रही है। धीरे धीरे शाम उतर आई। फायरप्लेस में फिर आग जली। वही कमरा, वही कुर्सियां, पर अब हवा में किसी अनकहे फैसले की गंध थी। पोयरोट ने सबको देखा और मन ही मन कहा, अब सिर्फ एक सवाल बचा है, किसने नहीं बल्कि क्यों। और उसी क्षण उसकी आंखों में जैसे कोई उत्तर झिलमिलाया, निश्चित, शांत और गहरा। रहस्य
अब समाप्त नहीं हुआ था, पर उसका चेहरा पहली बार साफ दिखाई देने लगा था। शाम का रंग गाढ़ा है और घर के भीतर चलते हर कदम के साथ फर्नली पार्क जैसे किसी मौन अदालत में बदलता जा रहा है। फायरप्लेस की लपटें नीची हैं, पर कमरे की दीवारों पर उनकी लहराती परछाइयां अचानक उभरती बेचैनियों की तरह दांतेदार दिखती हैं। हवा में चमड़े की जिल्द, पुरानी मदिरा और राख की मिली जुली गंध है। सब कुछ ठीक वैसा ही जैसे उस रात था जब एक कमरे ने 3 रहस्य अपने भीतर बंद कर लिए थे। एक बंद दरवाजा, नो कहती आवाज, और एक पत्र जो सुबह तक कहीं नहीं मिला। हरक्यूल पोयरॉट सबको फिर उसी कमरे में बुलाता है, न किसी धमकी के साथ, न किसी नाटकीय घोषणा के साथ, बस उस शांति के साथ जिसे वह सच का सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी है। वह सभी चेहरों को देखता है जैसे किसी पुराने नक्शे पर उंगलियां रखकर रास्ते जोड़ रहा हो। राल्फ पैटन कमरे के किनारे खड़ा है, थका हुआ पर निगाह साफ। अर्सुला की आंखों में निर्णय की चमक है, जैसे वह अपने हिस्से की सच्चाई अब छिपाने वाली नहीं। मिस फ्लोरा का चेहरा खिंचा हुआ है। एक तरफ प्रेम अपमान का धुंधला सा धुआं, दूसरी तरफ घर की इज्जत का बोझ। मिसेज एक्रॉयड के हाथों में रुमाल है जो बार बार मरोड़ खाता है, और मेजर ब्लंट का चेहरा अब भी पत्थर की तरह संयत है। मगर ध्यान दीजिए, उनके जबड़े का थोड़ा सा कसाव बता देता है कि वे भी मन ही मन किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। रेमंड, जो हर वाक्य को कागज पर उतार लेने की आदत रखता है, आज अपने पेन से खुद को दूर रखता है, जैसे कोई आवाज उससे कहती हो कि लिख लेने के बाद चीजें और अधिक वास्तविक हो जाती हैं। और कोने में डॉक्टर जेम्स शेपर्ड, हाथ पीछे बांधे, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखों में वही स्थिरता जो अक्सर डॉक्टरों के पास होती है, एक सीखी सिखाई तटस्थता जिसमें भावनाएं घुल तो जाती हैं पर दिखाई कम देती हैं। पोयरोट अपनी हल्की चाल से कमरे का एक चक्कर लगाता है। दीवार पर वे गहनेदार चाकू फिर एक निगाह में गिनता है, मेज की चमक पर फिसलती रोशनी देखता है और खिड़की के पर्दों की मजबूती को एक उंगली से टटोलता है। वह किसी जादूगर की तरह ट्रिक नहीं बताता, वह बस यह दिखाता है कि भ्रम कहां से शुरू हुआ और सच किस मोड़ पर चुप हो गया। उसकी आवाज शांत है। उस रात जो नो हमने सुना, वह हमारे दिमाग में इतनी गहराई से दर्ज हो चुका है कि हम किसी और संभावना पर विचार ही नहीं करना चाहते। लेकिन कमरा कोई आवाज नहीं देता। जो आवाज थी वह किसी इंसान की थी, ऐसे इंसान की जो जानता था कि 9:45 पर दरवाजे के बाहर कोई दस्तक देगा और अंदर से एक छोटा सा शब्द बाहर फेंकना होगा। वह खिड़की के पास जाता है, शीशे पर उंगलियों से एक अदृश्य रेखा खींचता है, जैसे हवा में एक काल्पनिक उपकरण रख दे, एक ऐसा छोटा सा खिलौना जो दूरी पर आवाज पैदा कर दे, या ऐसा साधन जो कमरे के भीतर की उपस्थिति का भ्रम बना दे। फिर वह कालीन के किनारे झुककर वह महीन खरोंच याद कराता है जिसे पहले दिन देखकर उसने सिर हिलाया था। अंदर से बंद दिखाने वाली व्यवस्था जो असल में बाहर से संचालित भी हो सकती है यदि कोई दरवाजे के निचले फांक की सीमाओं और ताले की जीभ के व्यवहार को जानता हो। वह कहता है, ताले हम पर दया नहीं करते, वे सिर्फ भौतिकी का पालन करते हैं, और वही भौतिकी उस रात किसी के पक्ष में थी। राल्फ की ओर मुड़ते हुए
वह जैसे उसे दोष मुक्त नहीं बल्कि बोझ मुक्त करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भागना थी, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी दलील भी है। जो अपराध करता है वह ऐसी भागने की रफ्तार नहीं चुनता जो संदेह की रोशनी सीधी उसी पर डाले। तुम भागे क्योंकि तुम्हारे पास छुपाने को अपराध नहीं, रिश्ता था। एक ऐसा संबंध जिसे इस घर की दीवारें स्वीकार नहीं कर पाती। अर्सुला की पलकें एक पल को भीगती हैं, पर यह भीगना हार का नहीं, स्वीकृति का है। वह अपने गुप्त विवाह का सच कहना सीख चुकी है। उसके स्वर में झनक है, कोई याचना नहीं। फ्लोरा का कलेजा कसमसाता है। वह सच सुनते सुनते समझती जाती है कि उसकी चोट किसी धोखे से नहीं, अपने ही कल्पना लोक से हुई है। वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों को खोले रखती है, जैसे किसी अदृश्य गांठ को ढीला कर रही हो। मिस रसेल, जो अब अपने निजी अतीत की परत उतार चुकी हैं, अपनी कुर्सी की पकड़ ढीली करती हैं। उनका वह कड़ा अनुशासन अब पिघलता दिखता है और कमरे में पहली बार उनसे निकलती एक मानवीय थकान दिखाई देती है। पोयरोट उन्हें भी उतनी ही सहानुभूति से देखता है जितनी सावधानी से। हम सब किसी न किसी चीज की रक्षा करते हुए झूठ बोलते हैं, वह कहता है, लेकिन हर झूठ हत्या का साथी नहीं होता। कुछ झूठ सिर्फ प्रताप और प्रतिष्ठा के पहरेदार होते हैं। और फिर वह धीरे धीरे कमरे के सबसे शांत आदमी की ओर मुड़ता है, डॉक्टर शेपर्ड। उस ओर मुड़ते ही जैसे दीवारों पर नाचती लौ स्थिर हो जाती है। पोयरोट के शब्दों में आरोप का शोर नहीं, संरचना की स्पष्टता है। इस हत्या को समझने का एक ही तरीका था, समय को उसकी असली चाल में रख देना। फोन का बहाना ठीक उसी मिनट पर जब पत्र सत्य का सबसे बड़ा टुकड़ा उजागर करने वाला था। दरवाजे के अंदर बंद का भ्रम ठीक उसी क्षण जब बाहर से भीतर तक पहुंचने का रास्ता किसी ने पहले ही नापा तौला हुआ था। और सबसे बढ़कर वह रिपोर्टर जो सब कुछ दर्ज कर रहा था, इतना तटस्थ कि उसके शब्दों पर कोई शक ही न करे। कमरे में सांसें थमती हैं। शेपर्ड की आंखें पोयरोट पर नहीं, किसी दूर बिंदु पर टिकी रहती हैं, जैसे वहां कोई पतली सी रेखा हो जो अब टूटने वाली है। पोयरोट की आवाज में नरमी बनी रहती है। मैं जानता हूं कि आप लोगों की सेवा करते हैं, उनके रहस्य संभालते हैं, उनके दर्द को कम करते हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर, वही निकटता आदमी को यह भ्रम दे देती है कि वह नियंत्रण भी कर सकता है, घटनाओं को, परिणामों को और अंततः लोगों को। सच यह है कि उस रात नियंत्रण किसी एक के हाथ में था, और वह हाथ वही था जो कमरे में सबसे कम ध्यान खींचता है। मिसेज एक्रॉयड का रुमाल गिर जाता है। रेमंड का सीना उफनता है। यह असंभव, पर शब्द हवा में बिखर जाते हैं। मेजर ब्लंट की पाइप बुझ चुकी है। वे उसे जेब में रख लेते हैं, जैसे अब कोई निष्कर्ष उनके लिए भी अपरिहार्य हो। फ्लोरा आधा कदम बढ़ती है और फिर रुक जाती है। उसकी आंखें किसी थोड़ी दूरी पर खड़े आदमी पर टिकती हैं, पर वह नाम नहीं लेती। राल्फ अपने होंठ भींच लेता है, एक ऐसी कड़वाहट के साथ जिसमें राहत का पहला स्वाद भी घुला हो। अर्सुला की हथेलियां धीरे धीरे एक दूसरे की पकड़ ढीली करती हैं। पोयरोट फायरप्लेस के पास जाकर राख की धूल पर उंगली से एक वृत्त बनाता है। वह वृत्त किसी आरोप का नहीं, एक चक्र का संकेत है। वही चक्र जो झूठ, भय,
अवसर और कौशल को जोड़कर अपराध में बदल देता है। वह कहता है, पत्र की राख, आवाज का भ्रम, ताले की भौतिकी, 3 टुकड़े, और चौथा टुकड़ा वह मन जो अपने आप को सबसे अधिक तर्कसंगत समझता है। यह अपराध जुनून से कम और योजना से अधिक बना है, और योजनाएं वहीं बनती हैं जहां कलम, घड़ी और चिकित्सा का समय एक ही मेज पर रखे हों। अब कमरे में कोई प्रतिवाद नहीं। पोयरोट आरोपों की सूची नहीं पढ़ता, कोई नाटकीय इशारा नहीं करता। वह जिस आदमी की ओर देखता है उसके सम्मान को छीले बिना सच की रोशनी उसकी ओर ला देता है, इतनी पास कि वह रोशनी आंखें छलका दे। वह धीरे से जोड़ता है, मैं अदालत नहीं, मनुष्यता की बात कर रहा हूं। जो हुआ उसने किसी को जीताया नहीं, सबको हराया है। इसलिए मेरा आग्रह दंड से कम, स्वीकारोक्ति से अधिक जुड़ा है। शेपर्ड एक सांस लेते हैं, गहरी, लंबी, जैसे कोई तंग गलियारे से निकलकर खुले आकाश के नीचे आता हो। उनके चेहरे पर आशंका नहीं, एक किस्म की थकान है जो जागते जागते सुबह होने से पहले चुपचाप उतर आती है। वे खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। बाहर बगीचे की मिट्टी में हवा चल रही है और रात का पहला तारा अभी उगा नहीं। उनकी आवाज धीमी है पर टूटती नहीं। कई बार आदमी अपने को कथा का कथाकार समझता है और उसे देर से पता चलता है कि वह स्वयं कथा का पात्र है। उस रात मैंने सोचा था मैं चीजें संभाल लूंगा, पर सच ये है कि चीजें मुझे संभालती रहीं। फ्लोरा की आंखों से आंसू खामोशी से बहते हैं। राल्फ एक कदम आगे बढ़ता है और फिर रुकता है, जैसे वह उस दहलीज का सम्मान कर रहा हो जहां अब शब्दों की नहीं, आत्मा की सुनवाई होगी। मिसेज एक्रॉयड सिर झुका लेती हैं। मेजर ब्लंट दूर दीवार की तस्वीर को देखने लगते हैं। शायद वहां कोई पुराना परिदृश्य उन्हें थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका देता हो। रेमंड का हाथ अनजाने में पेन खोजता है, पर वह पाता है कि अब कोई नोट लिखना अनुचित होगा। कुछ सच लिखे नहीं जाते, केवल समझे जाते हैं। अर्सुला धीमे कदम से फ्लोरा के पास आ खड़ी होती है। 2 अलग दुख एक ही शांति में घुलते हुए दिखाई देते हैं। पोयरोट खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखते हैं। अंधेरे में पेड़ों की चोटियां झूम रही हैं और दूर सड़क पर किसी गाड़ी के पहिए की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। वह लगभग फुसफुसाते हैं। हर सच की कीमत होती है। कभी वह बोलने में चुकानी पड़ती है, कभी समझने में। आज हमने समझने की कीमत चुनी है। उसके स्वर में जीत का कोई बाजा नहीं, बस वही स्थिरता है जो किसी बड़ी आंधी के बाद समुद्र में आती है। वह मुड़कर सबको देखता है, एक एक चेहरा जैसे अपने अपने मोर्चे से थोड़ा पीछे हटाया हो, हथियार नीचे रख दिए गए हों। कमरे में लौटी खामोशी अब मृत्यु की नहीं, विराम की है। जो टूटना था वह टूट चुका, जो जुड़ना था अब धीरे धीरे जुड़ने लगेगा। पोयरोट अपनी टोपी उठाता है, मूंछों को हल्का सा संवारता है और बिना किसी घोषणा पत्र के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसके कदमों की धीमी आहट उस कमरे के लिए किसी दंडादेश से कम नहीं, किसी मुक्ति घोषणा से ज्यादा भी नहीं। बस यह संकेत कि कहानी अब अपने अर्थ तक पहुंच चुकी है और अंत अब केवल समय की औपचारिकता है। रात उतर चुकी थी, लेकिन फर्नली पार्क की हवा अब किसी बोझ से मुक्त लग रही थी। झिंगुरों की आवाज फिर से लौट आई थी, वह आवाज जो कई रातों से इस घर से गुम थी। कमरे के भीतर अब कोई बहस नहीं थी, बस एक धीमी सी खामोशी
जो यह समझ चुकी थी कि सब कुछ बोल दिया गया है। हरक्यूल पोयरोट खिड़की के पास खड़ा था। उसके पीछे फायरप्लेस की लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं। उसके चेहरे पर किसी विजेता का संतोष नहीं था, बस एक लंबी यात्रा के बाद की थकान। उसकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल सच्चाई के साथ आती है। उसने कहा, हर कहानी में एक व्यक्ति मरता है और बाकी जीवित लोग अपने अपने झूठों में जीते रहते हैं, लेकिन इस कहानी में सच भी घायल हुआ है। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इस घर में बहुत चेहरे देखे, डर, शर्म, प्रेम, अपराधबोध और कभी कभी वह ठंडी स्थिरता जो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसने सब कुछ तय कर लिया हो। और अब जब सच सामने है तो मैं देखता हूं कि किसी को सजा देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कुछ लोग अपने भीतर ही अपने लिए सजा बना लेते हैं। वह अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था। डॉक्टर जेम्स शेपर्ड उस रात लौटकर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, पतली ठंडी बारिश जो हर आवाज को धीमा कर देती है। उन्होंने अपनी डायरी खोली और उस पर झुककर लिखा। आवाज में कोई कांप नहीं था, जैसे वे किसी और के जीवन के बारे में लिख रहे हों। मैंने यह कहानी ठीक उसी तरह दर्ज की है जैसे किसी रोग का केस नोट लिखा जाता है, सटीक, स्पष्ट और बिना भाव के। मिस्टर पोयरोट सही हैं। उन्होंने सब कुछ समझ लिया। मैंने जो किया वह उस वक्त तर्कसंगत लगा, जैसे कोई जहर धीरे धीरे असर करे और दर्द खत्म कर दे। मैं जानता था कि मिसेज फेरर्स सच्चाई कहने वाली हैं। मैं नहीं चाहता था कि वह सच्चाई बाहर निकले, न मेरे लिए न उसके लिए। उस रात जब रोजर एक्रॉयड ने वह पत्र पढ़ा तो मैं जान गया कि अब खेल खत्म है। लेकिन मेरे पास एक और चाल बाकी थी। वह रुके, कलम उठाई, स्याही की बूंद गिरी, फिर एक लंबा श्वास लिया। मैंने अपने मरीजों से सीखा कि दर्द को खत्म करने के दो तरीके हैं, इलाज या अंत, और मैंने दूसरा चुना। मुझे नहीं पता यह अपराध था या मुक्ति। बाहर की हवा तेज हुई। उन्होंने शीशा बंद किया और फिर अपनी कुर्सी पर लौट आए। पोयरोट ने कहा था, आप अदालत में नहीं, अपने जमीर में जवाब दीजिए। वह सही था और इसलिए यह मेरा अंतिम केस नोट है और मेरे लिए आखिरी इलाज भी। डायरी का पन्ना खुला रह गया। खिड़की के बाहर तूफान बढ़ रहा था। घड़ी ने 10 बजाए। वही समय, वही घंटा, जैसे एक बार फिर सब कुछ वहीं लौट आया हो। कमरे में एक हल्की सी ध्वनि हुई, कलम गिरने की, फिर केवल हवा। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव फिर अपनी पुरानी गति में लौट आया। अखबारों में बस इतना लिखा था, एक प्रतिष्ठित चिकित्सक की अचानक मृत्यु, पुलिस इसे आत्महत्या मानती है। लोगों ने पढ़ा, आह भरी और आगे बढ़ गए। लेकिन हरक्यूल पोयरोट ने अखबार को बिना मोड़े अपनी मेज पर रखा, खिड़की खोली और बाहर देखा। दूर खेतों पर धुंध तैर रही थी। उसने खुद से कहा, कभी कभी इंसान का अंत किसी और की मुक्ति बन जाता है। उसने अपनी छोटी नोटबुक खोली और लिखा, न्याय ने काम किया पर अदालत नहीं। सच्चाई बाहर आई पर किसी को शर्मिंदा नहीं किया। यही असली संतुलन है। फर्नली पार्क अब फिर शांत था। बगीचे के पेड़, जिनकी पत्तियां हफ्तों से स्थिर थीं, अब हवा में झूम रही थीं। मिस फ्लोरा और राल्फ धीरे धीरे गांव छोड़ने की तैयारी में थे। वे बोलते कम, देखते ज्यादा थे, जैसे किसी दर्द को शब्दों से नहीं
समय से ठीक होने दे रहे हों। अर्सुला ने आखिरी बार घर के दरवाजे पर रुककर पीछे देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस यह भाव था कि किसी भारी बोझ के बाद अब हल्कापन भी संभव है। पोएरोट उसी शाम स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन आने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। हवा में कोयले की गंध और सीटी की आवाज। उसने अपनी घड़ी देखी, ठीक समय पर। समय, उसने बुदबुदाया, कभी झूठ नहीं बोलता। हम ही उसे अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी टोपी ठीक की, छोटी सी मुस्कान दी, वह मुस्कान जो केवल उसने देखी थी, जो सब जानकर भी किसी पर हावी नहीं होता। ट्रेन चली गई। फर्नली पार्क पीछे छूट गया, पर उसके कमरे, गलियारे और वह एक बंद दरवाजा अब भी किसी नई कहानी के इंतजार में शांत पड़े थे। और इस तरह यह कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां मौत हुई थी, बल्कि वहां जहां आत्मा ने सच्चाई स्वीकार की। हर इंसान में एक ऐसा कमरा होता है जहां वह अपने रहस्यों को बंद कर देता है, और कभी कभी उसे खोलने की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने पछतावे में होती है। हवा में धीरे धीरे बारिश की महक घुलती है। पोएरोट का स्वर कहीं दूर गूंजता है। अपराध का अंत न्याय में नहीं, समझ में होता है। फर्नली पार्क पर अब फिर से वही शांति लौट आई है, पर यह शांति अब सन्नाटा नहीं, समर्पण है। और दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमय कहानी? अगर कहानी ने आपको आखिर तक बांधे रखा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा शब्द हमें अगली कहानी तक ले जाता है। फिर मिलेंगे एक नई गुत्थी, एक नए राज और एक नए सस्पेंस के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, महसूस करते रहिए।